मंकी डी ड्रैगन एक ऐसा कैरेक्टर जिसको वन पीस के अंदर वर्स्ट डेड की कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन यार इस चैप्टर के बाद मंकी डी ड्रैगन तुम्हारे माइंड में खुद आएगा और कहेगा इस कैटेगरी से मुझे थोड़ा सा तो यार लिफ्ट करा दे, क्योंकि यार ड्रैगन ने काफी अच्छे काम भी करे हैं जिसके बारे में हम चैप्टर के अंदर तो जानेंगे ही। लेकिन उससे पहले यार गोविंदा साहब मुझे माफ कर दो, क्योंकि यार 2 हफ्तों से वीडियोस नहीं आ रही थी, जिसका मेन रीजन था कॉपीराइट स्ट्राइक, जो कि बेसिकली मांगा पैनल्स को यूज करने की वजह से लगी थी। क्योंकि यार हम मांगा पैनल्स को यूज तो कर सकते हैं, लेकिन फेयर यूज के अकॉर्डिंग उनको तुम थोड़े लिमिट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, जिसको थोड़ा पार होने की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिलती हैं। सो इसी चीज की वजह से मुझे फेस कैम इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि यार मैं मांगा पैनल्स को कंटिन्यूसली यूज नहीं कर सकता। हाँ मैं यार मांगा पैनल्स को यूज तो करूंगा ही, जो भी इंपॉर्टेंट सीन है, जो भी फाइट के सीन है, जो भी इमोशनल सीन है, वो दिखाने के लिए तुम्हें मांगा पैनल्स यूज करूंगा, तो टेंशन मत लो यार। उसी के साथ साथ तुम्हें फेस कैम भी देखने को मिलेगा, साथ साथ क्लिप्स, और कहीं मांगा पैनल्स के साथ एनिमेशन अगर मेरे को मिल जाए तो वो भी ऐड कर दूंगा, ताकि यार वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहे। पहले यार मैं सोचता था कि चैनल है चलो चला लूंगा, ये है वो है, लेकिन यार जब कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ी तब मुझे पता लगा यार चैनल कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने काफी कुछ सोचा कि चैनल के साथ क्या क्या कर सकता हूँ मैं चीजें, जिसकी वजह से यार चैनल में काफी तुम्हें नई चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे नया कंटेंट भी, जो कि मैं काफी टाइम से प्लान कर रहा था और अब वो इंट्रोड्यूस होगा भी। सो यार तुम्हें चैनल के अंदर नई चीजें तो देखने को मिलेंगी ही, लेकिन अब डिस्कॉर्ड को भी हम और एक्टिव कर रहे हैं, जहाँ पे डिस्कॉर्ड के अंदर काफी फन एक्टिविटीज होने वाली हैं, जैसे कि सैटरडे और संडे को गेम नाइट्स और लाइव स्ट्रीम्स भी होंगी, जहाँ पे यार तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो और मेरे साथ और बाकी लोगों के साथ बात भी कर सकते हो और गेम भी खेल सकते हो। और अगर यार तुम लोगों को डिस्कॉर्ड मैनेज करना आता है, डिस्कॉर्ड को तुम मैनेज कर सकते हो, तो यार एडमिन के रोल, स्टाफ के रोल, मॉड्स के रोल, सबके रोल ओपन है, तुम जाके अप्लाई कर सकते हो और इजीली यार वहाँ पे स्टाफ बन सकते हो। सो यार तुम लोग डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन करना, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, जिसकी शुरुआत होती है कलर स्प्रेड से, जहाँ पे हम सारे वेगापंक्स को देखते हैं, यानी कि 6 वेगापंक की जो सैटेलाइट है और जो मेन वेगापंक है, और इसके साथ हम पीछे देखेंगे वेगा फोर्स 01 को। सो यार शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, जहाँ पे शुरुआत होती है लूफी से, जहाँ पे ये बात है 3 साल पहले की, यानी कि एगहेड के 3 साल पहले की ये बात चल रही है, जहाँ पे लूफी है 16 साल का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी प्रैक्टिस कर रहा है अपने गम गम एक्स को। हाँ यार ये वही गम गम एक्स है जिसने भाई आर्लोंग की 32 झाड़ दी थी। तो यहाँ पे लूफी उसी को प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हरा सके और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के ऊपर ये मूव यूज कर सके। लेकिन यहाँ पे लूफी अकेला नहीं था, उसको कोई देख रहा था, जो कि था भाई कुमा। यहाँ पे लूफी को देख के काफी इंटरेस्टेड हुआ कि आखिर ये बंदा कौन है और ऐसे प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। सो यहाँ पे जब कुमा ये सब देख के ड्रैगन के पास वापस गया, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन गोवा किंगडम के पास आया हुआ था, तो वहाँ पे वो ड्रैगन से कहता है तुम इस आइलैंड के बारे में काफी कुछ जानते हो, और जब मैं यहाँ पे घूम रहा था तो मैंने यहाँ पे एक विलेज भी देखा और वहाँ पे एक बच्चा भी देखा। तो ड्रैगन इस बारे में बात करने से यहाँ पे मना कर देता है। तो यहाँ पे कुमा थोड़ा और इंटरेस्टेड होता है कि ड्रैगन क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे ड्रैगन कहता है एक पेरेंट का वीक स्पॉट उसका चाइल्ड ही होता है। तो यहाँ पे भाई कुमा समझ जाता है कि जिस बच्चे को उसने देखा वो असल में ड्रैगन का ही बेटा है, जो कि है लूफी। तो यहाँ पे कुमा कहता है कि अच्छा ठीक है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, जिससे भाई एक बात तो मैं समझ में आती है, चाहे भाई ड्रैगन लूफी के साथ रहा हो या फिर ना रहा हो, लेकिन वह लूफी का साथ हर कदम पे दे रहा था। क्योंकि जब हमने देखा कि स्मोकर लूफी को पेल रहा था, तो यहाँ पे ड्रैगन आया था, उसको बचा लिया था। और ऐसा कई और बार भी हो सकता है कि जब भाई ड्रैगन ने लूफी का साथ दिया हो, चाहे भाई ड्रैगन लूफी के साथ ना रहता हो, लेकिन उसको लूफी की हर खबर थी कि लूफी क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, और मे भी उसको ये भी पता होगा कि लूफी के पास डेल फूड भी आ गया है। सो भाई इससे हम ये तो कह सकते हैं कि ड्रैगन उतना बुरा डैड नहीं है जितना हम समझ रहे थे, क्योंकि भाई ड्रैगन लूफी को प्यार तो जरूर करता है। और अगर भाई मान लो लूफी का एग्जीक्यूशन हो रहा होता, तो भाई चाहे रेवोल्यूशनरी आर्मी आती या फिर नहीं आती, ड्रैगन भाई जरूर आता लूफी को बचाने के लिए। और ये सेम बात इवेंकॉफ ने भी कही थी, जब भाई एस का एग्जीक्यूशन हो रहा था और उसे लग रहा था कि जो एस है वो ड्रैगन का बेटा है, तो उसने कहा था कि अगर एस ड्रैगन का बेटा है तो यहाँ पे ड्रैगन चुपचाप नहीं बैठेगा। तो इससे हम एक बात तो समझ सकते हैं कि ड्रैगन उतना बुरा बाप नहीं है जितना हम समझ रहे थे। जिसके बाद फिर से सीन भाई हम लूफी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे लूफी अपने गम गम एक्स को प्रैक्टिस तो कर ही रहा था, जिसने भाई आर्लोंग को तो हराया ही, मतलब ये काफी पावरफुल मूव तो था ही, और लूफी इस मूव से काफी खुश भी था, और वो सोच रहा था कि इस मूव को मैं पावरफुल अपोनेंट के ऊपर यूज करूंगा, जो कि भाई उसने फ्यूचर में करा भी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लूफी को कुमा देख रहा था, तो सडनली भाई जो कुमा के पास ट्रांसपोर्टर स्नेल है उसकी रिंग बजने लग जाती, और लूफी सडनली पीछे मुड़ता और वो देखता कि वहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि कुमा वहाँ से गायब हो गया था। तो यहाँ पे लूफी सोचता कि उसके एकदम चिल्स आए, मान लो कोई तगड़ा बंदा पीछे खड़ा हो, मान लो कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के पीछे खड़ा हो। जिसके बाद हम देखते कि कुमा अपने वापस सफर में निकल पड़ता, जहाँ पे इसका जो शिप है उसका जो भाई जॉली रॉजर है वो भाई बॉनी ने डिजाइन किया था, और वो काफी क्यूट लग रहा है। पर यहाँ पे जो कुमा था वो वॉरलॉर्ड बन चुका था, तो वही गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करेगा ही। और यहाँ पे ऐसा ही गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला कि भाई किसी मर्चेंट की शिप पे पायरेट्स ने हमला कर दिया है, तो उन्होंने भाई यहाँ पे कुमा को ऑर्डर दिया कि उन पायरेट्स को मार दो और डुबा दो। लेकिन यहाँ पे कुमा ने भाई क्या करा,
पहले वो मर्चेंट्स के पास गया जहाँ पे वो लोग इंजर्ड थे, तो कुमा उनको सेफ्टी के पास ले गया और उनको ट्रीट करा। उसके बाद वो पायरेट्स के पास गया जहाँ पे हम देखते हैं कि हर टाइम पे जो कुमा है वो अपनी शिप में ट्रैवल करता था, लेकिन इसके साथ साथ वो बॉनी को काफी सारे लेटर्स लिखता था, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे भी क्या क्या वो लिखता था। थोड़े बहुत झलक हम यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे बेसिकली वो बॉनी से कहता था कि जो ये पूरा वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा सुंदर है, जितना हमने पिक्चर बुक्स में देखा उससे तो काफी ज्यादा सुंदर है। और यार वो बॉनी की स्माइल देखना चाहता है जब वो इन सारी चीजों को देखेगी। लेकिन भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, कुमा इतने सारे लेटर्स लिखता तो था लेकिन कभी वो बॉनी तक पहुंचते ही नहीं थे और बॉनी लेटर्स का इंतजार करते करते रह जाती, जहाँ पे बाकी लोग भी उसे समझाते कि भाई कुमा बिजी होगा इसलिए वो लेटर नहीं लिख पा रहा, और कॉनी भी उसे समझाती कि लेटर को आने में टाइम लगता है। लेकिन भाई बॉनी कब से इंतजार कर रही थी और कोई भी लेटर से नहीं मिला। अब भाई इसके पीछे एक ही रीजन था, जो भाई अल्फा जी जो गवर्नमेंट की एजेंट थी वो भाई कुमा लेटर तो भेजता था लेकिन वो सारे लेटर कुमा के फाड़ देती थी और एक भी लेटर बॉनी को नहीं देती थी। जहाँ पे भाई हम क्लियरली देख सकते थे कि बॉनी भाई रोज इंतजार करती थी कि कुमा का कोई ना कोई लेटर तो आएगा, लेकिन उसको कोई भी लेटर नहीं मिलता। जहाँ पे जो सारे लेटर्स थे वो अल्फा फाड़ देती और कहती कि कुमा आखिर कितने लेटर लिखेगा, क्योंकि करीब कुमा महीने के अंदर कम से कम 10 लेटर तो लिखता ही था, लेकिन भाई बॉनी को एक भी लेटर नहीं मिलता। जहाँ पे लेटर के अंदर काफी प्यारी प्यारी चीजें कुमा ने लिखी होती, जहाँ पे मेनली वो यही लिखता कि वो बॉनी से कितना प्यार करता है और वो उसके साथ कैसे घूमना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉनी अपनी डेल्फुड की पावर्स को यूज करके एकदम जायंट फॉर्म में आ जाती थी और वो फाइट करने के लिए भाई ईगर थी, लेकिन लोग उसे मना करते कि मैं फाइट नहीं करूंगा। लेकिन भाई जो अल्फा थी वो बॉनी की पावर्स के बारे में नहीं जानती थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार जो बॉनी अपनी जायंट फॉर्म में आ गई और वो ग्योगे से फाइट कर रही थी और यहाँ पे सडनली अल्फा आ जाती, लेकिन बॉनी वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। तो अल्फा को यहाँ पे कंफ्यूजन होता कि क्या मैंने बॉनी को एकदम जायंट फॉर्म में देखा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अल्फा है बॉनी को दवाई खिला रही होती, लेकिन यहाँ पे बॉनी कहती है कि दवाई काफी कड़वी है, मुझे नहीं खानी। तो अल्फा कहती है दवाई इसलिए कड़वी है क्योंकि तुम्हें ठीक कर रही है, लेकिन भाई असल में कोई दवाई नहीं थी बल्कि लेमन का कोई सिरप था, क्योंकि भाई अब बॉनी को कोई दवाई की जरूरत नहीं थी। जब वेगाबंक ने उसे ट्रीट करा तो अब वो खुद बखुद ठीक हो जाएगी, उसे कोई दवाई की जरूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो ग्योग्यो है और जो कॉनी है वो आपस में बात कर रहे होते कि आखिर हम बॉनी की जो एबिलिटी है वो है हम अल्फा से क्यों छुपा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉनी कहती है एक जो टैलेंटेड हॉक होता है वो अपने क्लॉस को हमेशा छुपा के रखता है और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेवी साइंस डिवीजन लैब 8 की तरफ, यानी कि भाई फ्यूचर एगेट की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेगाबंक है उसने अपने सर को काट लिया है और वो काफी जल्द भाई आइलैंड के ऊपर जो क्लाउड सर्ट को डेवलप करने वाला है, जो कि हमने एगेट के ऊपर देखे थे, जहाँ पे भाई लेवो फेस था बेसिकली। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेगाबंक यहाँ पे वो स्टसी से बात कर रहा था और उसके साथ यहाँ पे कुमा भी था, जहाँ पे वो कुमा से कहती कि मैंने सुना तुम काफी ज्यादा इतनी कॉन्शियसनेस खोने वाले हो। तो वो उससे कहती है आई वंडर हम दोनों में से किसका मोस्ट चेकर्ड फेट है, एक ऐसा ह्यूमन जो अपनी कॉन्शियसनेस खोने वाला है या फिर एक ऐसा क्लोन जिसके पास अपनी कॉन्शियसनेस है। तो भाई यहाँ पे वेगाबंक स्टेसी के ऊपर चिल्ला पड़ता है पहली बात तो तू ऐसा मत बोल, तुम एक ह्यूमन ही हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेसी अपने आप को क्लोन बोल रही होती है। तो यहाँ पे वेगाबंक इसलिए उसको डांट रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कुमा वेगाबंक से पूछता है आखिर मेरे साथ क्या होगा जब मेरी पर्सनैलिटी को इरेज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वेगाबंक उससे कहता है अभी तो तुम काफी ओबीडियंट हो, लेकिन अगर मान लो तुम्हें अभी किसी चाइल्ड को मारने का ऑर्डर दे तो तुम फॉलो नहीं करोगे इसे, लेकिन जब तुम्हारी पर्सनैलिटी को इरेज कर दिया जाएगा तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस तो इरेज होगी ही, तुम्हारी मेमोरीज भी इरेज होंगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी ह्यूमैनिटी भी इरेज हो जाएगी और तब तुम ऐसे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। लेकिन भाई अभी कुमा को कंप्लीटली साइबर बनने में पूरा 1 साल है और यहाँ पे वो लेटर्स लिखना चालू कर देता और वो कहता है जब तक मेरा टाइम रन आउट नहीं हो जाता तब तक मैं लेटर्स लिखते रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मैं फील करता हूँ, जितना बॉनी डिजर्व करती है लव, मैं इस लेटर के थ्रू उसको दे सकूँ और वो जितने लेटर्स लिखेगा उतना लव बॉनी को मिल पाएगा। तो वो जितने हो सके उतने लेटर्स लिखने का ट्राई करता है। जहाँ पे भाई हम देखते हैं कि जो बॉनी का 9वां बर्थडे है वो काफी जल्द आने वाला है और कुमा यहाँ पे उसे विश भी करता है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि वो दिन आ भी चुका है, जहाँ पे सब लोग भाई बॉनी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं क्योंकि उसका बर्थडे आ गया है और बॉनी के लिए काफी खाना पीना हो रखा है और यहाँ पे पार्टी चल रही है, जहाँ पे काफी बड़ा पिज्जा बनाया गया बॉनी के लिए और बॉनी यहाँ पे काफी खुश लग रही है। लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए था जहाँ पे बॉनी खुश लग रही थी, क्योंकि भाई रात का टाइम जब हुआ तब वही कुमा के लेटर्स का वेट कर रही थी, क्योंकि कुमा ने काफी टाइम से लेटर्स नहीं भेजे थे। वैसे भेजे तो थे पर अल्फा ने सारे लेटर्स फाड़ दिए थे, तो बॉनी को कोई भी लेटर्स नहीं मिले थे। तो भाई यहाँ पे बॉनी ये सोच के रोने लग जाती कि कुमा ने उसे कहा था कि वो लेटर्स भेजेगा, लेकिन कोई भी लेटर्स से नहीं मिले। तो यार ये काफी सैड मोमेंट था। लेकिन भाई एक बात यहाँ पे अच्छी है कि बॉनी ने भाई जितने भी लेटर्स कुमा ने भेजे थे वो सारे पढ़ लिए हैं इन फ्यूचर, क्योंकि भाई जब एगेट के अंदर बॉनी आई तो उसने कुमा की पूरी मेमोरीज देख ली थी। तो इसका मतलब तो ये है कि कुमा ने जितने भी लेटर्स लिखे होंगे वो सारे उसने पढ़ लिए होंगे। और शायद भाई इसी चीज की वजह से जो बॉनी थी वो काफी खुश दिख रही थी कुमा की मेमोरीज को देखने के बाद भी, क्योंकि वो सोच रही होगी कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते हैं और उसने कितने सारे लेटर्स लिखे थे जिसमें कितना सारा ढेर सारा प्यार दिया हुआ था।
जिसके बाद ऐसा करते करते भाई 6 महीने और बीत जाते, जहाँ पे हम देखते हैं बाल्टिको का सीन, जहाँ पे हमें पता लगता कि कुमा भाई साइबोर्ग तो बनने वाला है, लेकिन अभी भी वो रेवोल्यूशनरी आर्मी की मदद करता है। टाइम टू टाइम वो करता है, हर टाइम तो नहीं करता, लेकिन जब भी रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स खतरे में होते हैं या फिर उनको थोड़ा खतरा होता है और वो मुश्किल में आ जाते, तो वहाँ पे कुमा जाता है और उनकी मदद करता है। लेकिन भाई वो कुमा वहाँ पे रुकता नहीं और किसी से बात भी नहीं करता, बस वो उनकी मदद करता है और वहाँ से निकल लेता है। जिसके बारे में यहाँ पे ड्रैगन भी बोलता कि हमें कुमा को फॉलो नहीं करना चाहिए और उसकी विश को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कुमा के पास भी अपने रीजंस होंगे ऐसा कुछ करने के और हमें डार्क में रखने के लिए। तो ऐसा यहाँ पे ड्रैगन कहता है और वो कुमा पे पूरा ट्रस्ट करता है, जो भी वो करेगा सही होगा। और भाई यहाँ पे सीन ऐसा होगा, जो ड्रैगन है उसको भाई बॉनी के बारे में पता नहीं होगा कि बॉनी को किडनैप करके रखा गया है या फिर उसको हॉस्टेज करके रखा गया है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो यार उसकी हेल्प करने का ट्राई जरूर करता, क्योंकि भाई ड्रैगन कभी भी नहीं चाहेगा कि कुमा एक माइंडलेस रोबोट बन जाए। तो अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे कुमा अगर ड्रैगन से मदद मांगता तो यहाँ पे भाई बॉनी बच सकती थी और यहाँ पे कुमा भी बच सकता था। लेकिन भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो यार ओडा सेंसेई ने कुछ सोच के ऐसा करा होगा, क्योंकि ये बैक स्टोरी काफी यार ट्रेजिक तो है ही और काफी यार इमोशनल भी है, लेकिन यार धीरे धीरे करके थोड़ा हार्ट में जो होल हो रखा था उसको फिल भी कर रही है स्टोरी। सो भाई ऐसे ही 6 महीने बीत गए थे, यानी कि बॉनी अब काफी 10 साल की होने वाली थी और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि उसका सफेद स्केल था फेस पे जो लगा हुआ था वो भी एकदम गायब हो गया था। तो बॉनी यहाँ पे कहती है कि अब मैं बाहर जा सकती हूँ, लेकिन जो एल्फा थी वो काफी ज्यादा हरामी है, वो कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकती, हमें तुम्हें अभी भी सुपरविजन पे रखना होगा। लेकिन यहाँ पे बॉनी उससे पे गुस्सा होकर चिल्लाने लग जाती। वो कहती है कि वेगाबंग ने मुझे कहा था कि मैं 1 साल के अंदर ठीक हो जाऊंगी, और वो 1 साल काफी टाइम पहले हो चुका है, यानी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे एल्फा उसे बाहर जाने नहीं देती, जिसके बाद हम सीन देखते हैं कि जो बुढ़िया कॉनी है उसे पता लग गया कि जो एल्फा है भाई वो गवर्नमेंट की एजेंट है, क्योंकि जब एल्फा और उसके जो मेंबर्स है एजेंट्स होंगे वो बात कर रहे होंगे ड्रिंक करते हुए, भाई यहाँ पे कॉनी ने सुन लिया। तो यहाँ पे ये सारा सीन वो बॉनी और बाकी सब लोगों को बताती कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और ऐसा एल्फा क्यों कर रही है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो कुमा है उसने बॉनी को एक भी लेटर नहीं लिखा हो जिसपे भाई यहाँ पे बॉनी भी एग्री करती है। तो यहाँ पे कॉनी कहती है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो यहाँ पे वो बॉनी को कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पे सेल करो, अपने फादर को ढूंढो। तो यहाँ पे बॉनी कहती है कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी। तो यहाँ पे कॉनी कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक शिप प्रिपेयर करी है और तुम्हारे साथ ग्योगी और बाकी लोग भी जाएंगे, जो कि मामूली फिशरमैन नहीं है, वो लोग काफी स्ट्रांग है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉनी है वो अपनी पावर्स को यूज करके एकदम बुढ़िया बन गई थी, और जब वो बुढ़िया बनती है एकदम कॉनी की तरह लगती है। तो यहाँ पे वो एल्फा के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं वापस पैलेस के अंदर जा रही हूँ। तो एल्फा उसे जाने देती है और यहाँ पे फाइनली बॉनी बाहर निकलती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी टाइम बाद भाई बॉनी सन को देख रही होती, ग्रास को देख रही होती और डर्ट को देख रही होती, जिसे देख के वो काफी खुश लग रही थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग जो थे भाई वो खिड़की से बॉनी को जाते हुए देख रहे थे और वो लोग काफी खुश लग रहे थे और साथ ही साथ रो भी रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि बॉनी कभी ऐसे बाहर जा पाएगी, जिसको लेके भाई ये काफी इमोशनल मोमेंट था उन लोगों के लिए और बॉनी के लिए भी। जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई फाइनली बॉनी अपनी शिप के पास पहुंच गई थी, जहाँ पे वो ग्योगी और बाकी लोगों से मिलती है और अपनी शिप को देखती है, जो कि भाई थोड़े पिज्जा टाइप के फॉर्म में डिजाइन की गई थी बॉनी के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि भाई जो एल्फा है वो बॉनी की पावर्स के बारे में नहीं जानती थी। तो यहाँ पे बॉनी को ढूंढने लगती, लेकिन उसे बॉनी तो नहीं मिलती, पर यहाँ पे कॉनी मिलती उसे अंदर। तो कहती है मैंने तो अभी कॉनी को बाहर जाते हुए देखा, ऐसा क्या सीन है, बॉनी कहाँ गई। तो वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और जो पहले बाहर गई वो बॉनी ही होगी। सो भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही बॉनी हार्बर से निकल रही होती वहां पे एल्फा पहुंच जाती, और क्योंकि वो सीपी की मेंबर थी तो वो उड़ भी सकती थी, तो यहाँ पे उड़ के भाई वो बॉनी के पास जाने लगती। सो यहाँ पे हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे बॉनी कुमा से भाई नीका के बारे में पूछ रही थी आखिर वो कैसा दिखता है। सो यहाँ पे कुमा उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी जो बॉडी थी पूरी रबरी फॉर्म में थी और वो मनचाहे तरीके से फाइट कर सकता था। तो यहाँ पे भाई बॉनी वही करती है, वो अपने डिस्टॉर्टेड फ्यूचर अटैक को यूज करती है और एकदम नीका इस फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाती, यानी कि अपने आप को नीका टाइप में कन्वर्ट कर लेती। हाँ भाई सही कह रहा हूँ, एकदम अपने आप को नीका यार लूफी के टाइप में कन्वर्ट कर लेती और उसकी जो पूरी बॉडी है वो रबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। जहाँ पे हम देखते भाई लूफी का जो गियर 3 था, यहाँ पे बॉनी अपने हाथ को उतना ही बड़ा कर लेती और भाई एल्फा के एक पंच मारती, जिससे भाई एल्फा यहाँ पे ढेर हो जाती और यहाँ पे बॉनी भागने में कामयाब रहती। यार ये बॉनी की जो पावर्स है काफी ओपी है। सोच यार बॉनी के पास लूफी वाली पावर्स भी हैं और एज को मैनिपुलेट करने वाली पावर्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा है कि बॉनी अपने आप को रबड़ में भी कन्वर्ट कर सकती है। और ये जो डिस्टॉर्टेड फ्यूचर वाली पावर है वो यार काफी ओपी है, क्योंकि मान लो अगर वो सोचे कि मैं किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाऊं, मान लो किसी और डेल्फुट में कन्वर्ट हो जाऊं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और डेल्फुट की पावर्स को यूज कर पाए। मुझे भाई लगता तो नहीं है कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन भाई अगर ऐसा होता तो कितना ओपी होता। लेकिन अभी भी भाई जिसका डेल्फुट है वो काफी ओपी है, क्योंकि भाई अगर सोचो बॉनी के पास भाई लूफी की रबर पावर्स हैं,
अगर उसके पास भाई आर्मामेंट हाके आ जाए और थोड़ी रियो भी आ जाए तो भाई वो सेम लूफी की तरह अटैक कर सकती है। जो भी भाई लूफी अटैक करता है वो सेम भाई यहाँ पे बॉनी भी सीख सकती है, जो कि भाई काफी ओपी होगा। और उसी के साथ साथ उसके पास एज मैनिपुलेट करने वाली पावर्स भी है, जिससे वो अपने अपोनेंट्स को भाई कमजोर कर सकती है, उनको बूढ़ा बना सकती। तो भाई बॉनी की जो डेलफुट पावर है सच में ओपी है। और भाई ये चैप्टर यहीं पे एंड होता, जहां पे भाई बॉनी यहाँ पे भाग चुकी है और ये खबर जल्दी गवर्नमेंट तक पहुंचने वाली है। और भाई इस चीज से ये तो क्लियर हो गया कि भाई बॉनी सबसे छोटी मेंबर है वर्स्ट जनरेशन की। साथ साथ भाई बॉनी की जो बाउंटी है सबसे छोटे में, मतलब सबसे कम एज में सबसे ज्यादा है, यानी कि 320 मिलियन बाउंटी है। भाई रॉबिन की बाउंटी के आगे भाई कितनी ज्यादा है। रॉबिन की जो बाउंटी है 79 मिलियन और यहाँ पे 320 मिलियन, भाई काफी ज्यादा है बॉनी की बाउंटी। लिटरली यार बॉनी काफी इंपॉर्टेंट मेंबर बन रही है यहाँ पे। क्या पता बॉनी भी स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन कर ले। लेकिन यार स्ट्रॉ हैट्स के 10th मेंबर के बारे में और काफी जो नए मेंबर जुड़ने वाले हैं उनके बारे में एक वीडियो जरूर लाऊंगा मैं जल्दी। सो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को कर दो लाइक। आप यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।